नमस्कार, वंदे मातरम। जब हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी पढ़ते हैं, संविधान के बारे में जब हम जानते हैं, तो सबसे अधिक जो सवाल हमारे मन में उभरता है और जो सबसे अधिक कठिन भी लगता होगा, वो है 9th शेड्यूल और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण केसेस रहे हैं, जो जजमेंट्स हैं। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये 9th शेड्यूल क्या है, संविधान में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इससे संबंधित कौन से जजमेंट हैं, 9th शेड्यूल की वर्तमान में स्थिति क्या है। इन सभी प्रश्नों को, इनसे संबंधित सवाल यूपीएससी जैसे परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और पॉलिटिकल साइंस के सभी विद्यार्थियों के लिए इसे समझना फंडामेंटल रूप में बहुत ज़रूरी भी है। जब भारत का संविधान बनकर निर्मित हुआ था तो उस समय इसमें 8 शेड्यूल थे। अब ये शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल यानी कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक का स्कीमेटिक जो अरेंजमेंट है, उसमें वो व्यवस्था है जहाँ अलग अलग आर्टिकल से संबंधित बहुत सारे ऐसे पॉलिसी मैटर्स, लॉज होते हैं जिनको अलग अलग ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन होते हैं, जिनको अलग से एक टेबुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। और इस एक व्यवस्था के तहत एक जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, जिसको कि अगर हम एक जगह सम्मिलित पाते हैं तो उसके रेफरेंसेस देना, उसको पढ़ना या उसको वहाँ ढूंढना या फिर उससे इंटरप्रेट करना आसान होता है, वरना ये काफ़ी तीतर बीतर सा हो जाता। तो ये शेड्यूल की व्यवस्था की गई है जहाँ अलग अलग शेड्यूल में अलग अलग जो संविधान के व्यवस्थागत जो चीज़ें हैं उनको सारणी या अनुसूची के रूप में वहाँ पर दिया हुआ है। तो जब संविधान बनता है तो 8 अनुसूचियाँ हैं और उसके बाद जो परिदृश्य आता है वो ये कि भारत में जो हमारे प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू या उस समय के जो भी लीडिंग पॉलिटिशियंस थे जिनके कंधे पर भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी थी, सब मुख्य रूप से भारत में काफ़ी सुधार की आवश्यकता महसूस करते थे, कहीं ना कहीं समाजवाद से प्रभावित थे। भारत में बेरोजगारी, गरीबी और कृषि क्षेत्र में हमारी जो दयनीय स्थिति थी, जो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या थी, वो कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में ही इसी अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। और ज़मीन का जो स्थितियां थीं, ज़मींदारों की जो स्थितियां थीं, जिस तरह से समाज में उनके पास ज़मीन का अधिक से अधिक हिस्सा उपलब्ध था, तो कृषि क्षेत्र की इन विकृतियों को दूर करने के लिए अलग अलग राज्यों में कदम उठाए जा रहे थे भूमि सुधार से संबंधित। बिहार में भी बिहार टेंडेंसी एक्ट पास हुआ था, जिसमें जो ज़मींदार थे, जो लैंडलॉर्ड थे, उनको कंपनसेशन देने की, उनकी ज़मीन को जो एक सीलिंग करने की व्यवस्था शुरू हो रही थी, ताकि जो ज़्यादा हिस्सा है वो टेनेंट्स जो हैं उनके बीच उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और बदले में कुछ जो कंपनसेशन की व्यवस्था थी, तो ये थोड़ी डिस्क्रिमिनेटरी थी। तो उसी समय एक वहाँ के पटना हाई कोर्ट में केस किया गया था। ये केस था कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। और इस केस के बाद ही ये 9वीं अनुसूची के संबंध में जो व्यवस्था है, इसकी शुरुआत होती है 1951 के संविधान संशोधन से। तो हमारे संविधान में 31A नाम से एक अनुच्छेद, जहाँ कुछ ऐसे प्रावधान हैं कि अगर वो प्रावधान को इम्प्लीमेंट करने में अगर वो पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स के साथ कहीं वो उसके इम्प्लीमेंटेशन में अगर बाधा भी आती है, तो उन आर्टिकल्स को जनता के हित में या किसी ऐसे पब्लिक इंटरप्राइज या किसी जो कॉरपोरेट समूह है, जो मैनेजमेंट अगर कोई सरकार अपने हाथ में लेती है, तो उसको लेने के लिए अगर कुछ ऐसे कानून को बनाने के लिए अगर वो फंडामेंटल राइट को एब्रिज भी करती हैं, तो वो
वायलेशन नहीं माना जाएगा। यहीं पर आगे चलकर एक 31B नाम के अनुच्छेद को जोड़ा जाता है, जिसका संबंध इससे था, जिसके द्वारा ही एक नवी अनुसूची जो संविधान में लाई गई कि, और मुख्यतः ये लैंड रिफॉर्म और एग्रेरियन रिफॉर्म के लिए थी कि अगर कोई जो पॉलिसी या लॉज बनते हैं और वो नवी अनुसूची में डाले जाते हैं तो इसको इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये हमारे फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं या उसे कम करते हैं। तो अगर हम इसी क्रम में आगे देखें तो जब फर्स्ट अमेंडमेंट होता है तो नवी अनुसूची में 13 लॉज ऐसे डाले गए थे और आज की तारीख में इनकी संख्या बढ़कर 284 हो चुकी है। लेकिन आने वाले समय में नवी अनुसूची का दुरुपयोग भी शुरू हो गया। इंदिरा गांधी के समय में नवी अनुसूची एक पॉलिटिकल टूल बनकर सामने आ गया, जहां लैंड रिफॉर्म और एग्रेरियन रिफॉर्म के अलावा भी लॉज जो हैं उसमें डाले जाने लगे और ये हाल तक क्रम जारी रहा, जबकि तमिलनाडु में जो 69% रिजर्वेशन संबंधित लॉ थे उसको भी नवी अनुसूची में डाला गया। तो ये जो बार बार अदालतों में लैंड रिफॉर्म का मुद्दा जा रहा था, ये खाद्य उत्पादन की दृष्टि से, जमींदार की दृष्टि से, टेनेंट्स की दृष्टि से ये सही नहीं था और कृषि का संकट और किसी की असुरक्षा बनी रह रही थी। इसीलिए 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये नवी अनुसूची संविधान में डाली गई। अब जब सरकारें कानूनों को बनाकर नवी अनुसूची में डालने लगी तो एक मोड़ आता है, एक जजमेंट आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आगे चलकर नवी अनुसूची से संबंधित जो विषय हैं उसको भी प्रभावित करता है, जो है केशवानंद भारती केस। इस केस के, इस जजमेंट के द्वारा ही सबसे पहली बार भारतीय संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा सामने आई थी। बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन समय समय पर किया जाता रहा कि कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ अगर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता है तो उसे निरस्त किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू के द्वारा उसको समझा जा सकता है, अगर ऐसा वो है तो वो नल एंड वॉइड उसको कोर्ट कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण पड़ाव जब नवी अनुसूची के संबंध में बात आई तो ये आता है वामन राव केस में, जहां यह निर्धारित किया गया, जब केशवानंद भारती केस का जजमेंट हुआ तो वो 24 अप्रैल 1973 की ये बात थी। तो वामन राव केस में ये फैसला आया था कि 24 अप्रैल 1973 इसके पहले जो लॉज जा चुके हैं उसमें उस पर तो ये लागू नहीं होगा, लेकिन उसके बाद कोई भी लॉ अगर 9th शेड्यूल में है और वो बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, फंडामेंटल राइट्स को वो इस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, जहां वो आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है उस लॉ के द्वारा, तो इस पर अदालतें विचार कर सकती हैं, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इस क्रम में कई आने वाले समय में केसेस हुए। इसमें एक और इम्पोर्टेंट केस है जिसको IR कोएल्हो स्टेट ऑफ द तमिलनाडु केस कहा जाता है, जिसमें कोर्ट से ये विचार करने को कहा गया, कोर्ट के सामने 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए थे, 5 जजों की बेंच थी कि क्या, इसमें कहा गया था कैन एन एक्ट और द पार्ट विच वायलेट्स आर्टिकल 14, 19 और 21 बी इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल। और दूसरा सवाल जो
IR कोएल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में किया गया था वो था, इज इट मैंडेटरी दैट ओनली ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर बी स्ट्रक डाउन। और इसमें जो जजमेंट आया था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था 9th शेड्यूल के हिसाब से। इसमें ये हेल्ड किया गया था, मतलब इस बात की मान्यता बनाई रखी गई थी कि कोई भी लॉ है इट मस्ट बी टेस्टेड अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21। कब? जब यह इफेक्ट में आया हो 24 अप्रैल 1973 के बाद, यानी कि उसके बाद कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में डाले गए हों तो उसको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। उसको टेस्ट किया जाएगा कि क्या ये फंडामेंटल राइट 14, 19 और 21 को एब्रीज करते हैं या इसको वायलेट करते हैं। और दूसरा जो इसमें फैसला था, जो उस सवाल का जवाब था कि क्या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर बी स्ट्रक डाउन। तो इसके बारे में कहा गया कि कोर्ट अपहेल्ड इट प्रीवियस रूलिंग एंड डिक्लेयर्ड दैट एनी एक्ट कैन बी चैलेंज्ड, मतलब कोई भी एक्ट हो चैलेंज किया जा सकता है, एंड इज ओपन टू स्क्रूटनी बाय द जुडिशरी इफ इट इज नॉट इन कंसोनेंस विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कोई भी लॉ अगर 9th शेड्यूल में डाला जाता है और वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कॉन्सोनेंस में नहीं है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। In addition, it was held that if the constitutional validity of any law under the 9th schedule have been upheld before, in future it cannot be challenged again। मतलब एक बार उसकी constitutional validity को, जिस लॉ को चैलेंज किया गया है, अगर उसकी constitutional validity को कोर्ट अपने जजमेंट में अपहेल्ड कर देता है तो उसको दोबारा चैलेंज नहीं किया जा सकता है। Thus, it put a check on the legislature to formulate laws so that they do not take away the right of the citizen and thus settled all the dilemmas prevailing over the law under 9th शेड्यूल। यानी इस केस के बाद 9th शेड्यूल से संबंधित जो भी डायलेमा थे उनका खात्मा होता है और एक जो लेजिस्लेचर था उस पर एक चेक और बैलेंस लग जाता है कि वो किस तरह के कानून बना सकते हैं। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में भी 39 जो अमेंडमेंट थी उसमें जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, इन जो पोस्ट से संबंधित जो इलेक्शन थे जिसको प्रेसिडेंट जिसकी जुडिशियल रिव्यू जो होती थी, जिसका जो अगर विवाद है तो उसका न्यायिक समीक्षा हो पाएगी या नहीं, तो 39 अमेंडमेंट के द्वारा उन्होंने प्रावधान किया था और ऐसे क्लाउजेस डाल दिए थे, लेकिन बाद में इसको भी कोर्ट की जजमेंट के द्वारा स्ट्रक डाउन कर दिया गया, हटा दिया गया। और जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें भी क्लाउज 4 और 5 जो थे, जो कि जुडिशियल रिव्यू जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मिनर्वा मिल में आप देखेंगे कि कोर्ट ने ये भी अपहेल्ड किया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर में जुडिशियल रिव्यू भी आता है, यानी कि उससे संबंधित जो प्रावधान डले थे 42nd अमेंडमेंट में, उसको भी नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। तो 9th शेड्यूल के बारे में हम ये समझते हैं कि एक्चुअली पहले इसको बनाया क्यों गया था। मुख्य रूप से तो हमने जैसा देखा कि ये लैंड रिफॉर्म के लिए था, इंडिपेंडेंस के बाद जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करने की दिशा में एक कदम था। जो फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी का निर्माण हो चुका था उससे समाज को कहीं ना कहीं दूर ले जाना था। वीकर सेक्शन के जो इंटरेस्ट हैं उनको बनाए रखना था और उनको समाज के उन वर्गों के समकक्ष लाकर खड़ा करना था ताकि समाज में कहीं ना कहीं साम्यवाद, समाज में बराबरी का माहौल बन सके। और जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल था कि हम एक इगलिटेरियन सोसाइटी जिसमें एक समान समाज, समान वर्ग, सभी लोगों को एक समान अधिकार देंगे, इसकी जो हमें स्थापना करनी थी, इसके लिए यह एक बहुत ज़रूरी कदम था। और बाद में जब इसका दुरुपयोग होने लगा तो बेसिक स्ट्रक्चर में जुडिशियल रिव्यू के होने और 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी अगर लॉज उसमें जाता है तो उसकी समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का अधिकार होने, और अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है और आर्टिकल 14, 19 और 21 को कहीं ना कहीं वायलेट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। ये समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह अगर आप इसको विस्तार में समझ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि 9th शेड्यूल कितना इम्पॉर्टेंट है भारतीय संविधान में, और ये
अब एक कोई पॉलिटिकल टूल नहीं रह गया है, ये अब न्याय समाज में हो, इसकी एक अवधारणा रह गई है। धन्यवाद।